हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है करंट चैट में। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज और पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए हम आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं और आज डेट है 24 जून 2023। फर्स्ट न्यूज, डार्क क्लाउड्स ऑफ कोर्जन मोद इन इंडो पैसिफिक रीजन, मोदी। इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि स्पेशल जब मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में गए थे और उनकी विजिट में उन्होंने मेन कंसर्न दिया है इस पे जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है उस पर मेन फोकस दिया है कि मेन कंसर्न हमारा वही है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को हम कैसे डिसरिगार्ड करें या कैसे उसको नीचे ले आए। और इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि फर्स्ट इंडियन पीएम to be accorded an opportunity to address a joint session at the US Congress twice। यानी कि मोदी जी पहले से इंडियन के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि यूएस में 2 बार उनकी कांग्रेस मीटिंग में गए हैं। ये सब फैक्ट्स है। तो इस न्यूज में मेनली यही कहा गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन जैसे कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, उसमें ये इंडिया है यहाँ पे और ये यहाँ पे चाइना है, तो ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन हो गया। उसमें ये चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसी वजह से बहुत पूरे रीजन को कंसर्न है। वही टॉप की है मोदी जी ने कि सबसे बड़ा कंसर्न यही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बैंक सिस्टम नॉट रेडी फॉर द न्यू टीसीएस रिजाइन। तो पहले तो मैं आप सबको समझा देता हूँ कि टीसीएस और टीडीएस दोनों में क्या अंतर है। ब्लैक स्पेस जल्दी से ले लेते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं। ये है ए और ये है बी। यहाँ से गुड्स सोल्ड किया ए ने बी को और यहाँ से पेमेंट किया बी ने ए को। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमें दोनों से टैक्स लेना है। तो अगर ए एक साल में पूरा गुड्स सोल्ड करके टैक्स नहीं देता है, टैक्स इवेजन कर लेता है, तो वो गवर्नमेंट का लॉस हो जाता है। लेकिन उसी लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मंथली वो एक टैक्स लेते थे जिसको हम कहते हैं टीडीएस। और वो भी कैसे लेते थे कि बी अगर ए ने बी को 1000 रुपीज का माल बेचा और बी ए को 1000 नहीं देगा, बी देगा 900। तो आप बोलेंगे 100 रुपए कहाँ गए? 100 रुपए गए डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास, 100 रुपए गए डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास और इसी को कहते हैं हम टीडीएस। और अब हम समझ लेते हैं कि टीसीएस क्या है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमें बी से भी टैक्स कलेक्ट करना है, तो यहाँ से गुड्स और सर्विस गए और यहाँ से पेमेंट गए। तो अगर बी से कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं कि अगर 1000 रुपए का माल है तो ए ही कलेक्ट कर लेगा बी से डायरेक्ट, जो कि है टीसीएस। यानी कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर्सन को दे दी। इससे दोनों का नुकसान भी नहीं होगा और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल जाएगा। यही यही है टीसीएस और टीडीएस। तो अब आइए हम न्यूज पे आ जाते हैं कि न्यूज क्या है। बैंक से सिस्टम्स नॉट रेडी फॉर द न्यू टीसीएस रीजन। यानी कि जो अभी मैंने आपको समझाया टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स, उसमें बैंक्स का सिस्टम अभी इतने रेडी नहीं हुए कि वो टीसीएस कलेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने कहा ए ने बी को माल बेचा और बी ने पेमेंट किया, तो ए बी से कलेक्ट करे टीसीएस, वो सिस्टम अभी रेडी नहीं है बैंक के पास। वही ये न्यूज कहने का मतलब है। तो जल्दी वो आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है शेडो और प्लान टू इम्प्लीमेंट लेवाई फ्रॉम जुलाई 1। यानी कि जुलाई 1 से अगर ये सिस्टम चालू हो सकता है। ओके, तो थर्ड न्यूज है ओएमसीज टेक राइट इश्यू एंड प्रेफरेंस शेयर रूट्स। मींस यहाँ पे फर्स्ट हम समझेंगे ओएमसी का। ओएमसी का मतलब है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में बहुत सारी है, बहुत सारी नहीं, बेसिकली थोड़ी सी, सॉरी। आईओसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और ये मेनली 3 पीएसयू है और ये महारत्न कंपनीज का भी पार्ट है। और डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये फैक्ट है, महारत्न कंपनीज का भी पार्ट है, महाराष्ट्र महारत्न। तो इस न्यूज में बेसिकली यही कहा गया है कि इनको अगर जब फंड रेज करना है तो अभी 2023 में कौन से रूट्स ले रहे हैं। तो उसमें पहले जिक्र किया गया है राइट इश्यू का। राइट इश्यू क्या है?
कि अगर कंपनी शेयर इश्यू करेंगे तो पहले जो राइट है वो उनके ओल्ड शेयर होल्डर्स को मिलेगा कि अगर आप बाय नहीं करेंगे तो ही हम न्यू इन्वेस्टर को बुलाएंगे कि हमारा शेयर अब बाय करें, लेकिन पहले राइट मिलेगा जो कि ओल्ड शेयर होल्डर्स को। और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों में बहुत ही अंतर है। प्रेफरेंस शेयर में कंपनीज को, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें शेयर होल्डर्स को दो ऐसे राइट्स मिलेंगे जिस जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो कैपिटल उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट या फिर हम डिविडेंड कह सकते हैं, इसमें डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर में फिक्स नहीं होता। उनको डिविडेंड मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। और सेकंड, जब कंपनी बैंकरप्ट होती है जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कैपिटल होता है उनका जो उन्होंने कंपनी को दिया होता है वो उनको पहले मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और तीसरा, अगर कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट होता है, अगर मान लो 100 करोड़ होता है एक्सेस प्रॉफिट, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले ये 100 करोड़ मिलेंगे, बाद में अगर कुछ बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। तो बेसिकली इस न्यूज में यही कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब राइट इश्यू और प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से अब फंडिंग रेज कर रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ न्यूज में कहा गया है कि ऑल थ्री इन्वेस्टर कंपनीज कंफर्म एग्जिट फ्रॉम बायजूस बोर्ड। ये बहुत बुरी न्यूज है। और एक मैं फैक्ट बता दूं कि 2020 में बायजूस की वैल्यूएशन थी $22 बिलियन अप्रोक्स, जो कि इंडिया का बिगेस्ट स्टार्टअप था, जो कि अब हो गई है $8 बिलियन। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन पर लोगों का उन पर से ट्रस्ट जो था वो एक कम हो गए, क्योंकि जब उनके सेल्स मैनेजर से वो एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे थे और उनको धमकियां दे रहे थे, ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए थे और उन पे फ्रॉड के केस बहुत सारे। तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी कम हो गया और उनकी वैल्यूएशन डायरेक्ट $22 बिलियन से अब $8 बिलियन हो गई, जो कि एक बहुत बुरी न्यूज है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और इसमें कहा गया कि 3 इन्वेस्टर जो थे कंपनी में उन्होंने भी एग्जिट ले लिया है। उसमें से प्रोसेस एंड चैन जुकरबर्ग नाम यहाँ पे जान सकते हैं, और इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के लिए। तो इसमें बहुत खास आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये जो कोड है उसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। कोड बेसिकली 4 कंट्रीज का ग्रुप है, आप नाम से ही जान सकते हैं। उसमें एक है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये बेसिकली 4 कंट्रीज है जो इस ग्रुप में आते हैं, और ये बहुत ही वी कैन से स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, क्योंकि इसमें 40% ऑफ द जीडीपी है पूरे कंट्री की, पूरे मींस वर्ल्ड की, सॉरी पूरे वर्ल्ड की 40% जीडीपी। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है इंडिया के लिए। टॉक्स विद मोर देन हाफ ऑफ द डजन चिप कंपनी सेज वैष्णव। तो पहले ये मिस्टर अश्विनी वैष्णव है, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के कारण इनकी थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन ये भी इंसान है, ये भी गलती कर सकते हैं, मींस इनकी गलती तो नहीं थी। लेट्स न्यूज। तो ये न्यूज है कि इंडिया ने बात की है कि हाफ अ डजन यानी कि 6 चिप कंपनीज के कि वो हमारे में इंडिया में इन्वेस्ट करे और सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट बनाए। ओके, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि सेमीकंडक्टर चिप्स में कौन कौन सी कंट्रीज है। तो 3 कंट्रीज बहुत ही पूरा मार्केट कैप्चर करती है, सॉरी 4 कंट्रीज पूरा ये सेमीकंडक्टर का मार्केट कैप्चर करती है। ताइवान, यूएस, चाइना और साउथ कोरिया। ये 4 कंट्रीज है जो कि सेमीकंडक्टर के मार्केट को कैप्चर करती है। लेकिन मैं एक फैक्ट बता दूं कि एक कंट्री है नेदरलैंड, अगर ये चाहे तो पूरा कंट्रोल इनसे छीन सकती है। और वो कैसे? तो इन्होंने ये एक ही मात्र कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन को बनाती है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन ये नेदरलैंड बनाती है। अगर ये चाहे तो इनको मशीन ना देकर खुद ही पूरा मार्केट कैप्चर कर सकती है। तो ये सब फैक्ट था। लेकिन अब आते हैं न्यूज पे। तो न्यूज में यही कहा गया है कि इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से बाहर के इन्वेस्टर को अप्रोच किया है कि हमारे इंडिया में आए और सेमीकंडक्टर के प्लांट्स को बनाए। तो उसमें गुजरात में एक कंपनी खोली जाएगी और
जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा माइक्रोन, जो कि एक यूएस की बहुत ही बड़ी कंपनी है। माइक्रोन ताइवान की कंपनी है, टीएसएमसी। तो माइक्रोन इन्वेस्ट करेगी गुजरात में, वो भी कितने, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा, $2.75 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो भी होगा एफडीआई। दो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए काम का यही होता है एफडीआई, क्योंकि इससे जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही बढ़ती है। और एफआईआई क्या है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्ट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए। और एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही हमारे फायदे के लिए और यही हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोन। और दूसरा प्लांट होगा $400 मिलियन का, जो कि सेटअप होगा बेंगलुरु में। और यहाँ पे भी कहा गया है एक्सपेक्ट्स इन्वेस्टमेंट अप टू 4.5 to 5 बिलियन डॉलर ओवर नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर में ये सब होगा। तो सेमीकंडक्टर देखते हैं कि क्या इससे हमारे इंडिया में ईवी ईवी प्रोडक्शन बढ़ता है, और क्या हमारे ईवी की कार की प्राइस कम होता है, क्योंकि ईवी कार की प्राइस बहुत ही हाई है। अगर ये प्लांट सेटअप हो गया तो शायद इससे ईवी कार की प्राइस और ईवी स्कूटर की कम हो सकता है इसका प्राइस। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। ये भी न्यूज नहीं है लेकिन ये थोड़ा फैक्ट है। तो आपने नाम सुना होगा ओएनडीसी का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल होम्स। ये आपको मैं थोड़ा सिस्टम के बारे में बताऊं कि ओएनडीसी क्या है। पहले क्या होता था, पहले अभी भी हो रहा है, कस्टमर डायरेक्ट बाय करता है जोमेटो स्विगी से, जोमेटो स्विगी, जिसमें रेस्टोरेंट बीच में होता है। जोमेटो यहाँ से लेता है और कस्टमर को देता है, जिसमें उनकी कमीशन यानी कि डिलीवरी चार्जेस प्लस कमीशन, ये दोनों लगते हैं। लेकिन जब से ये ओएनडीसी आया है, कस्टमर को कस्टमर को जो फूड डिलीवरी होती है वो हाफ प्राइस में मिलती है। क्यों? क्योंकि ओएनडीसी बेसिकली गवर्नमेंट से बैठे है। ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन एक स्टार्टअप ही है, जिसने 180 करोड़ की फंडिंग उठाई है। और इन्होंने रजिस्टर किया है। सॉरी वो मेरा वीडियो ना भूल से बंद हो गया था। तो बेसिकली ये एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये गवर्नमेंट से बैक्ड है। तो ये भी डिस्काउंट तो दे ही रही है, लेकिन देखना हमें यही है कि क्या ये टिक सकती है जोमेटो और स्विगी के सामने या नहीं। तो न्यूज में है कि जब इन्होंने साइन किया था मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से, तो अब उन्होंने केरला से भी साइन कर लिया है। तो वो केरला में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाँ, अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि इंडिगो ने $50 बिलियन की डील की है, जिसमें उन्होंने जो 500 एयरक्राफ्ट बाय करेंगे। किससे 500 एयरक्राफ्ट बाय करेंगे? एयरबस और बोइंग। तो ये बेसिकली डुओपोली है एयरबस और बोइंग की। एक सेकंड में पता चल जाएगा। तो एयरक्राफ्ट में दो ही कंपनी है, एयरबस और बोइंग, जिसकी डुओपोली है मार्केट प्लेन बनाने की। तो अभी अभी एयर इंडिया और एक सेकंड, एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने इसमें 470 और 500 एयरक्राफ्ट बाय किए थे। बाय मीन्स करेंगे, अभी डील हो चुकी है। तो इनको पायलट भी चाहिए। और अकाशा एयरलाइन जो अभी अभी लॉन्च हुई है मार्केट में, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी से बैक थी, लेकिन वो जल्द से राकेश झुनझुनवाला से बैक थी। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटर बन सकता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें भी डुओपोली है एयर इंडिया और इंडिगो की, तो इनको पायलट भी चाहिए। तो अकाशा एयरलाइन ने क्या किया कि इन्होंने पायलट्स की सैलरी बढ़ा दी। यहाँ पे लिखा है अप टू 40% से बढ़ा दी, यानी कि आपकी सैलरी 100 होगी तो 140 मिल जाएगी। ये बढ़िया। और सैलरी कितनी है आप देख सकते हैं, एक सेकंड में अभी रस करता हूँ इसे। आप देख सकते हैं सैलरी कितनी है, 6.25 लाख अ मंथ सीनियर कैप्टन की स्टार्टिंग, वो भी स्टार्टिंग। और फर्स्ट ऑफिसर्स की 3.40 लाख पर मंथ, देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, अदानी कंपनी टू रेज $213 मिलियन टू बिल्ड 2 डेटा सेंटर्स। तो अभी भी अदानी हिंडनबर्ग का इश्यू हुआ था, उससे जो अदानी की क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट वर्थिनेस है वो कम हो गई थी।
तो अब हम देखेंगे कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है और क्या ये रेजिंग फंड रेजिंग सक्सेस होता है कि नहीं। तो इसमें 2 डेटा सेंटर होंगे, एक नोएडा में और दूसरा चेन्नई। जो अदानी की सब्सिडरी कंपनी है अदानी कॉनेक्स, जो कि ये सब देखती है डेटा सेंटर्स वगैरह, तो उन्होंने वो ये सब रेस करना है। तो क्या ये रेस कर पाएगी या नहीं, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज में कवर कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है lowering inflation can lift consumer spending profit। ये बहुत ही बढ़िया आउटलुक है, मींस ओपिनियन है आरबीआई की तरफ से कि अगर जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कम होगा तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। ऑब्वियस बात है कि अगर 100 रुपए की चीज अगर 50 की हो जाएगी तो हम इसे जरूर खरीदेंगे और कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इससे होगा क्या कि मार्केट में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे जो कंपनीज का रेवेन्यू है, कंपनीज का प्रॉफिट है, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आरबीआई के लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन है कि कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू ये सब भी बढ़ रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है कंट्री के लिए। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है। तो इसमें अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है और अगर आपकी कॉमर्स थी 11th 12th में तो आपको जरूर पता होगा। लेकिन मैं बता दूं कि आरबीआई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स यूज करता है। तो बेसिकली 4-5 टूल्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर और एसएलआर। मैं आपको ये दो बता दूं और ये 3 आप जरूर गूगल में सर्च करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआर रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब ये होता है वो रेट जिसमें आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। अगर आरबीआई लोन देगा 6% के रेट पे तो कमर्शियल बैंक 6+4 यानी कि 10% पे शायद हमें लोन देगा। रेपो रेट का बेसिकली यही मतलब है कि वह रेट जिसमें आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक्स के अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस डिपॉजिट होता है यानी कि कस्टमर ने 100 रुपए डिपॉजिट किए और वो लोन दे पाया सिर्फ 80, तो जब 20 रुपए बच गए कमर्शियल बैंक के पास वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगा कमर्शियल बैंक, और इस 20 रुपए पे आरबीआई कुछ इंटरेस्ट देगा। वही बेसिकली कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और ये आप ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो आप थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेना। ओके, तो बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की। ओके, तो ये हमारा आखिरी न्यूज होगा, आखिरी आर्टिकल होगा। इंडिया यूएस टू एग्री टू एंड 6 WTO disputes in a win-win deal। यानी कि अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस की विजिट पे है, तो उन्होंने 6 WTO disputes को एंड किया है। विन विन डील यानी कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। और WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो WTO 1995 में बना था, जो कि रिप्लेस हुआ GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ से। तो GATT था जो कि 1945 में सेटअप हुआ था, उसमें सिर्फ गुड्स के लिए ही प्रोविजन था, यानी कि रूल्स जो गुड्स के लिए ही थे, और वो उसमें सर्विस, इंटरनेट, वो कुछ इंक्लूड नहीं था। लेकिन ये WTO है जो कि पूरे दुनिया का ट्रेड और वो सब के बारे में रूल्स बनाता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन है वो सब प्रमोट करता है। इसमें सर्विसेज, इंटरनेट, वो सब भी इंक्लूडेड है। तो न्यूज वही है कि 6 डिस्प्यूट थे WTO से इंडिया और यूएस में, वो पूरे डिस्प्यूट को सोल्व कर दिया। इसमें डिस्प्यूट थे कार्बन स्टील फॉर फ्लैट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कुछ थे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, और यूएस के कुछ थे। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया है कि इंडिया इज द यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। FY23 में जो उनका वो एक्सपोर्ट मींस पूरा ट्रेड हुआ है वो है $128 बिलियन, जो कि FY22 में था $119 बिलियन, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। और आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आएंगे जिसमें पूरा न्यूज पेपर कवर होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज कवर होगी, पॉलिटिक्स और वो सब में हम नहीं जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा पहला वीडियो था।